हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और बाकी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ना अलग अलग वीडियो में किया हुआ है। इस बार आपको जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लिंक मैं सभी के एक दूसरे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और पेपर कोड ना 347 FZ की बात कर रहे हैं हम, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके थे, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखो पहला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, वो इस तरह से दिया हुआ था। इथाइलिन ग्लाइकॉल था और इसके 30 ग्राम को 450 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया हुआ था। एंड वी हैव टू आंसर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से इंडिकेट करते हैं। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्चुअल फॉर्मूला इज KF इंटू M, ठीक है ना। वेयर KF इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये मोलैलिटी होती है। अच्छा, इस KF की जो वैल्यू होती है, एक्चुअली दिस KF इज 1.86 केल्विन पर केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट होती है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू इतना होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखो या तो क्वेश्चन में दिया होता है और नहीं दिया होता है ना, तो एग्जामिनर मान के चलता है कि इतना स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होना चाहिए, केल्विन किलोग्राम पर मोल। एंड M इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी, M इज मोलैलिटी ऑफ द जो भी हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। तो सबसे पहले ना हम एक्चुअली मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर KF M की मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 मार्क्स में क्वेश्चन था ये। अब देखो मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कैसे निकालते हैं? ग्राम कितना दिया हुआ देखो, 30 ग्राम, और इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। देखो कार्बन का 12, 24 प्लस 6 इंटू 2 32, तो 62 आ जाता है। इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके बाद में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, देखो 450 ग्राम दिया हुआ है और इसको 1000 से, एक्चुअली ग्राम दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको बन जाएगा ग्राम। इतने ग्राम होते हैं पर किलोग्राम में। तो फाइनल यूनिट आप देख सकते हो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा ये, तो ये मोल ऊपर आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम। और ये आंसर आपका हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना, मैंने कैलकुलेट करके देखा था, 1.07 मोल पर किलोग्राम। ये आंसर आता है मोलैलिटी का, 1.07 मोल पर किलोग्राम, ठीक है ना। करेक्ट है। अब बस KF और ये मोलैलिटी के आंसर इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारा ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 में आंसर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट से रिजल्ट होगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इज 1.86, यूनिट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल, एंड M इज व्हाट, 1.07 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। ये KF क्या था? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं यहां पर। KF के 3 नाम होते हैं, एक तो इसका ट्राइवल नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट वर्ड लिख लेंगे आप, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आप, तो ये 1.99 केल्विन बचेगा। और देखो बाकी सब यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो पर मोल से मोल कैंसिल आउट है, किलोग्राम से पर किलोग्राम, तो ये 1.99 केल्विन। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इतना होगा। करो जल्दी से कॉपी, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमने डेल्टा TF का फॉर्मूला अप्लाई किया, KF इंटू M, और KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। मोलैलिटी हमने फाइंड आउट किया इस तरह से, मोल बना लिए पहले, और फिर सॉल्वेंट का
मास किलोग्राम में चेंज किया हमने, तो 1.07 वो मोल पर किलोग्राम आ गया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.99 केल्विन। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट एक्चुअली, तो सेकंड पार्ट को आप ऐसे देखो, ये तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, यही जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है पार्ट सेकंड के लिए, डेल्टा टी एफ को एक्चुअली हम ऐसे भी लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए, और ये प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है। अब देखो डेल्टा टी एफ हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो मैं इसी को यहाँ पे करता हूँ, स्क्रफ कर रहा हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना। हाँ, इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया था ये। यस। ठीक है ना, 1.07 ही आया था। तो सेकंड पार्ट को ही करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट कराया था सेकंड पार्ट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसको इधर ले आएंगे, टी एफ ऑफ द सॉल्यूशन। सो टी एफ ऑफ सॉल्यूशन विल बी टी एफ नॉट प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। और देखो ये हमको पहले से पता है, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है, करेक्ट है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे आप। और डेल्टा टी एफ हमने फाइंड आउट किया था 1.99 केल्विन, माइनस करेंगे तो ये 271.16 केल्विन आ जाएगा, करेक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। आप चेक कर लेना इसको कैलकुलेट करके, करो जल्दी से कॉपी, मैंने सॉल्व करके देखा था ये, तो 271.16 केल्विन आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया आपने। चलिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। हाँ, कुछ डेफिनेशंस पूछे थे, डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी। तो देखो ऑलरेडी तो अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन यदि एक ही एग्जाम में रिपीट हो रहा तो बार बार उसमें टाइम वेस्ट करने से बेनिफिट नहीं है, आपको एग्जाम में लिखना था। बट मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में भी। मोलिलिटी क्या होती है, एम से इंडिकेट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन को देखते हैं, तो आप ऐसे मान के चलो, मान लो हमारे पास कोई बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया मोल फ्रैक्शन। सपोज वी हैव ए बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर मींस हैविंग टू कंपोनेंट्स, तो एक तो कंपोनेंट ए है हमारे पास और एक कंपोनेंट बी है, एंड लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर एन ए एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर एन बी, देन द मोल फ्रैक्शन of A is represented by XA and that of B is represented by XB. And the result for the mole fraction is XA, mole fraction of A means number of moles of A divided by total number of moles. ये मोल फ्रैक्शन है। तो आप कीवर्ड ये देखेंगे, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके मिलता है। इन द सेम वे द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, एन अपॉन एन बी। एंड इक्वेशन 1 और 2 मान के इनको ऐड करते हैं आप, तो एक प्रॉपर्टी और भी आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं। सपोज वी ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, देन वी विल गेट एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी, और ये देखो रिजल्ट 1 हो जाएगा। दैट मीन्स the summation of mole fraction will always be 1, all the components, the summation of all the components will always be 1। ये कोई नेसेसरी नहीं था, बस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, तो आप यहां तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्चुअली जो लेंथेनाइट्स होते हैं, आप देखो आप लिखते हैं ना ऐसे एल ए, इनके 3 पॉजिटिव आंसर लिखते हैं, एल ए सी ई पी आर एन डी पी एम एस एम ई यू जी डी टी बी डी वाई एच ओ ई आर टी एम वाई बी एल यू, ये सब लेंथेनाइट्स होते हैं, ठीक है ना। और सभी पे नहीं लिखा है तो आप अंडरस्टूड रखेंगे ऑल दीज आर 3+ आयंस, आप सभी के ऊपर 3+ लगा देंगे। हम इनके 3+ आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेंथेनाइट्स के 3+ आयंस सब लगा देंगे सभी पर 3+। मैं लिख देता हूं,
ठीक है, ये लेंथेनाइड्स हैं। तो एक्चुअली जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना में साइज भी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था ना। बट इस सीरीज में जैसे जैसे हम चलते हैं तो एक्चुअली साइज डिक्रीज करता है, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन आप पूरा वर्ड लिखेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्टडी डिक्रीज, डिक्रीज को शॉर्ट मैंने से लिख दिया, पूरा वर्ड लिखेंगे, द स्टडी डिक्रीज इन दिस साइज ऑफ lanthanide ions, in the size of lanthanide ions। जो हमने ये M3+ दिखाए हुए हैं, जनरल फॉर्मूला M3+ लिख दिया है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, पूरा वर्ड लिखेंगे आप, इज कॉल्ड lanthanide कॉन्ट्रैक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। और एक्चुअली वैसे पूछा नहीं है, बट यदि आपसे पूछता व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्चुअली इसका जो कॉज होता है ना, बिकॉज इंपॉर्टेंट टर्म है, तो कॉज को आप डिफाइन करोगे, कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द पुअर शिल्डिंग, ठीक है ना, इज द पुअर शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाई 4f इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका एक्चुअल रीजन है। 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज से पुअर शील्डिंग दिखाते हैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली लेंथेनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आगे 4f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन 5d 0 to 1 होता है, और 6s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल किसी भी लेंथेनाइड का, करेक्ट है ना। अब इसमें देखो 4f इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में होते हैं। तो इनका वर्क क्या था, इनका वर्क था जो न्यूक्लियर चार्ज था, देखो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, इस न्यूक्लियर चार्ज से आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना था। मान लो यहाँ पे 6s2 है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस की क्या टेंडेंसी होती है, द न्यूक्लियस हैज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इसकी टेंडेंसी आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और साइज को कम करेगा, ठीक है। 4f इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे थे, 4f पहले आता है क्योंकि 6s आउट है, फिर 5d है, फिर अंदर क्या 4f। तो 4f का फंक्शन क्या होना चाहिए था, 4f को न्यूक्लियर चार्ज से आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेना चाहिए था, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर के चार्ज से शील्ड कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, इसलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, या हम इस तरह का सेविंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, उसको सेव कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं। बट 4f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, हम ऐसे सीरीज लिखते हैं ना, s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, देन p, देन d, देन f। तो s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, बीच में स्फेयर आ गया तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से वो हाइड कर लेता है, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग ये दिखाता है। बट बिकॉज f इलेक्ट्रॉन्स की जो शेप होती है वो डिफ्यूज शेप होती है, वो इस तरह से होती है उबड़ खाबड़ सी, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से हाइड नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील मोर अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई size decreases, and this decrease is called lanthanide contraction. And now what is the effect of lanthanide contraction? Due to lanthanide contraction, first consequence is this, second and third transition series, second and third transition series exhibit similar radii। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेडियाई सेम हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे आप, जिरकोनियम की रेडियस 160 पिकोमीटर, और हाफनियम की भी जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट इतनी होती है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। और सेकंड, इसी से सेकंड कंसीक्वेंस बता देंगे आप, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन and due to lengthened contraction size is almost same, and when size is same their chemical properties are also similar, and this makes their separation difficult. So due to lengthened contraction we also face difficulty in the separation of the lanthanides. It is the second consequence of lengthened contraction. ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो एक्चुअली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाने, देखो एफ ई सेंटर में होगा और इससे 6 लिगेंड अटैच है, ठीक है, हमें 6 लिगेंड का अरेंजमेंट दिखाना है अराउंड एफ ई। तो देखो एक तो सिस हो सकता है, ठीक है, तो देखो सी एन हमने सिस दिखा दिया है, बाकी सभी NH3 है,
ऑल दीज आर NH3. सो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट. ये एक अरेंजमेंट होगा. ठीक है, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर है और कंप्लीट पर एक नेगेटिव है. यहां पर देखो दोनों CN लिगेंड एक दूसरे के सिस हैं, सिस स्ट्रक्चर है. बस एक बार इस CN को यहां दिखा दो तो ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा. एक बार CN को हम एक दूसरे के एंटी दिखाएंगे. तो बहुत सिंपल सा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाने थे हम. कुछ नहीं इसमें, बहुत इजी है. नेगेटिव चार्ज है यहाँ, ये दोनों लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस हैं. सो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ये दो आइसोमर पॉसिबल हैं. एक ये सिस जहां पे दोनों सीन एक दूसरे के सिस हैं और एक दूसरे के ट्रांस हैं. बेसिक जो ज्योमेट्री इनकी वो ऑक्टेडल यानी कि स्क्वायर बाइपिरामिडल है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अगली वीडियो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे. थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना. थैंक यू वेरी मच.